हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने प्रगतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, आज अपने प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे, आज अपने फ्राइड के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, आज अपने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़े। जो हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद जो आया वो प्रगतिवाद के रूप में आया, जो फ्राइडवाद आया वो प्रयोगवाद के रूप में आया। तो हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, जिनकी प्रमुख प्रवृत्तियों का आज अपने यहाँ अध्ययन करेंगे भी। तो प्रगतिवाद है, तो पहले प्रगतिवाद देखते हैं। प्रगतिवाद की स्थापना सन 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद वही है जो दुनिया में कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद था, जो दुनिया में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, जो दुनिया में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, उसे हिंदी में किस नाम से जाना गया? उसे हिंदी में प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। इसमें क्या मिलती है? तो इसमें सामूहिकता मिलती है, सबको एक साथ रहने की बात कही गई है। अर्थात जो अमीर लोग हैं वो गरीबों का शोषण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स और उनके जो शरीके कवि मान सकते हैं, उनके शरीके हिंदी के कवि मान सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि कवि के माध्यम से कहा था कि आप है वो अमीरों के, जो अमीर शोषण कर रहे हैं उनका विरोध करो, मजदूरों एक हो जाओ। ऐसा करने वाले कौन है? तो कौन है वो? अपने प्रगतिवादी कवि है, जो किससे प्रभावित है? कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। देखो, वर्ग संघर्ष है, अमीर और गरीब के बीच जो परिपाटी चल रही थी, वो जो सुमित्रानंदन पंत लिख रहे हैं, वो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिख रहे हैं, तो वो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत लिख रहे हैं, जो इनके शरीके नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, जैसे त्रिलोचन है, तो ऐसे जो कवि है जैसे केदारनाथ अग्रवाल है, तो ये जो कवि लिख रहे थे ये वर्ग संघर्ष के बारे में लिख रहे थे, सर्वहारा वर्ग की विजय के बारे में लिख रहे थे। जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसकी विजय की बात करते हैं। कौन करते हैं? तो प्रगतिवादी कवि करते हैं। और ये किस पर आधारित है? ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। ठीक है, सत्ता पर अधिकार, धन पर अधिकार है वो व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? समूह विशेष का, सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए। अब देखो, इसमें रूढ़िवादिता का पूर्णतया विरोध किया गया। इसी के फलस्वरूप ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया गया। देखो, इससे जो मूल तौर से देखा जाए तो प्रगतिवाद में ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया गया, ईश्वर के अस्तित्व पर भी शक किया गया, ईश्वर की सत्ता पर भी शक किया गया। क्यों? क्योंकि गरीब लोग हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे, अमीर उनका शोषण कर रहे थे। तो यहाँ क्या है कि ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया गया। और दूसरी बात है, नारी मुक्ति की इसमें कामना मिलती है। वो जाके नारी को सहचरी, प्राण, देवी, शक्ति, जो पत्नी माना गया था, जो प्रेयसी माना गया था, प्रेयसी माना गया था, छायावाद युग में यह नारी मुक्ति की कामना मिलती है। जिस प्रकार गरीबों का उद्धार हो, सर्वहारा वर्ग का उद्धार हो, किसानों का उद्धार हो, मजदूरों का उद्धार हो, वैसे ही नारी का भी उद्धार होना चाहिए। ऐसी बात करने वाले कौन थे? तो प्रगतिवादी कवि थे। शोषक के प्रति आक्रोश प्रकट है, तो शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। शोषक का विलोम शब्द ही शोषित है। शोषक अर्थात शोषण करने वाले, शोषित जिन पर शोषण किया जाता है। तो ये तो मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति तो सहानुभूति, और अमीरों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है, वो प्रगतिवाद की विशेषता है। इनकी जो भाषा है, क्योंकि ये मजदूरों के लिए, ये किसानों के लिए, ये आम जन के लिए लिखा गया, तो इनकी भाषा एकदम अत्यंत सरल व सहज है, भाई आसानी से समझ में आने वाली है। छायावाद की तरह क्लिष्ट नहीं है। छायावादी कविताएं तो ऐसी है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं उनका अर्थ कर पाते, लेकिन प्रगतिवाद का जो साहित्य है वो एकदम सरल व सहज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सर्वहारा वर्ग के लिए लिखा गया है। इसकी शैली कौन सी है? शैली उपदेशात्मकता शैली है। वही शैली जो संतों की विशेषता है, वही शैली जो नाथ सिद्धों की विशेषता है, उपदेशात्मक शैली। वही शैली किसकी विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता है। ये जो भाषा है प्रयोग में लाई गई, ये जो बिंब प्रयोग में लाए गए, ये जो मुहावरे प्रयोग में लाए गए, ये जो चित्र प्रयोग में लाए गए, ये कौन से चित्र थे?
ये जनजीवन के चित्र थे भाई। किसके चित्र थे? जनजीवन के थे, न कि राजाओं के चित्र थे, न कि धनिक वर्ग के चित्रण थे, न कि अमीरों के चित्रण थे, न कि हीरो के चित्रण थे। ये किसके थे? ये आम जन के चित्रण थे। पहली बार साहित्य में उनको स्थान दिया गया जो शोषित पीड़ित है तबका, वो जो कह सकते हैं कि कमजोर तबका है, उसको साहित्य में स्थान दिया गया, उसके पक्ष की बात की गई। जो कमजोर तबका है, जो गरीब तबका है, उसके पक्ष की बात पहली बार साहित्य में कहां की गई थी? तो कहां की गई? प्रगतिवाद में की गई भी। ठीक है, भले ही बात कर सकते हैं अपने भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, लेकिन पूर्ण तौर से खुले तौर पर बात की गई उनके बारे में तो किस में की गई है? तो वो प्रगतिवाद के बारे में बात की गई है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, भले ही स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, भले ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, भले ही नेट सेट जेआरएफ का एग्जाम हो, एनवीएस केवीएस या फिर पीजीटी का एग्जाम हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बात करें, प्रगतिवाद से संबंधित बात करें, तो ये विशेषता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको जो नई कविता और उसके अलावा साठोतरी कविता, उसके अलावा समकालीन कविता भी करवाएंगे। जो अब करते हैं वो अपने जो अगला वीडियो देखते, सॉरी अगला टॉपिक देखते हैं, वो देखते हैं प्रयोगवाद का। अब प्रगतिवाद क्या हुआ कि प्रगतिवाद खत्म हो गया, 5-7 सालों में ही खत्म हो गया। 36 से भी बात करें तो 36 से 43 ईस्वी तक समाप्त हो गया, और लोग है वो उसका वैसे भी थोड़ा थोड़ा उबने लग गए। तो प्रयोग, नए नए प्रयोग हुए साहित्य में। ठीक है, और ये जो तार सप्तक एक पत्रिका का संपादन होता है, 7 कवियों का एक मंडल पत्रिकाएं छापता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के संपादनत्व में। तो वो प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसमें घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, जहां प्रगतिवाद में समाज की स्वतंत्रता पर बल दिया गया, वहां प्रयोगवाद में क्या हुआ? व्यक्तिवाद, वैयक्तिकवाद, वैयक्तिकवाद, ठीक है, पर्सनल काम, ठीक है, मन की बात, अपने मन की बात, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है, जैसा कहने वाले कौन है? तो प्रयोगवादी कवि ही है। ठीक है, तो नए नए प्रयोग हुए साहित्य में, तो वो कौन सा वाद है? तो वो प्रयोगवाद है। अति नग्न यथार्थवाद, अति नग्न यथार्थवाद, ऐसा यथार्थवाद जो अपने माता पिता अपने बच्चों को नहीं बोल सकते, वो जो ऐसा यथार्थवाद जो अपने बहन भाई आपस में बातें नहीं कर सकते, वो यथार्थवाद जो अपने समाज में बातें नहीं कर सकते उनकी, उस यथार्थवाद को सामने लाने का प्रयास किया था। अर्थात जो सिगमंड फ्राइड थे, सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है वो हिंदी में लागू हुआ, पहली बार कब हुआ था? तो प्रयोगवाद में लागू हुआ था। तो अति नग्न यथार्थवाद इसमें झलकता है। मध्यम वर्गीय शहरी समाज का चित्रण। जो प्रगतिवाद था वो तो गरीब का, ठीक है ना, वो तो निम्न वर्ग का, निम्न और उच्च वर्ग की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां तो कौन से वर्ग की बात होगी? एक नया वर्ग सामने आ गया, वो कौन सा था? वो मध्यम वर्ग, सबसे पीड़ित तबका। कौन सा? मध्यम वर्ग, अपने आप को संपन्न भी मानता है, जब जरूरत पड़ती है तो 1 रुपया पास नहीं रहता, ठीक है, जरूरत पड़ती है तो 1 रुपया भी नहीं मिलता, तो वो कौन सा वर्ग है? वो मध्यम वर्ग है। तो मध्यम वर्गीय शहरी समाज का इसमें चित्रण मिलता है। क्षण क्षण की महत्ता, पल पल की महत्ता, जीवन को पल पल में जियो, ऐसे कहने वाले कौन थे? तो कौन थे? तो वो प्रयोगवादी कवि थे। यौन चेतना की प्रबलता, अर्थात जो सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड का कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, उसको हिंदी में जो लागू किया गया वो किससे प्रभावित था? जो ऐसा कौन सा वाद जो सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रभावित था, वो कौन सा वाद था? वो प्रयोगवाद था भाई। ठीक है, अब देखो प्रयोग क्या है? तो नए सत्य को पाने का द्योतक था प्रयोग, अर्थात नए नए प्रयोग हुए साहित्य में। कैसे नए नए प्रयोग हुआ है? जैसे हड्डी के रंग का बादल सो रहा है, ऐसे प्रयोग हुए। जैसे मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे रेल का इंजन हो, मेरा दिल ऐसे टूट गया, मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़ हो, तड़ 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 तड़। कहने वाले कौन है? तो कौन है कहने वाले? तो प्रयोगवादी कवि है। तो प्रयोग शब्द है वो नए सत्य को पाने का द्योतक है। इसमें नए बिंब, नए प्रतीक, ठीक है, मुक्त छंद की अभिव्यक्ति मिलती है, और हाइकू छंद, सोनेट छंद, हाइकू छंद, सोनेट छंद,
जैसा प्रयोग करने वाले विदेशी छंदों का प्रयोग भी इसमें मिलता है। इसमें समष्टि चेतना की जगह क्या मिलती है? सॉरी, व्यष्टि चेतना मिलती है। इसमें व्यक्तिगत सत्ता के स्थान पर सामाजिक सत्ता की जगह सामाजिक सत्ता के साथ व्यक्तिगत सत्ता का समावेश किया गया। भाई क्या किया गया था? तो ठीक है, व्यष्टि का समष्टि में विलय। ठीक है, व्यष्टि का समष्टि में विलय। ठीक है, सामाजिक सत्ता का व्यक्तिगत सत्ता में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय। ठीक है ना? अरे अगर जैसे यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व बना यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, ये पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। जैसा कहने वाले कौन है? तो कौन से कवि है? तो वो प्रयोगवादी कवि है। ठीक है ना? तो व्यष्टि चेतना का इसमें प्रबल समर्थन मिलता है। ये है अपने द्विवेदी प्रयोगवादी कवियों की बात। अपने बात की है प्रगतिवादी कवियों की, अपने बात की है प्रयोगवादी कवियों की। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे नई कविता के कवियों की, अपने बात करेंगे साठोत्तरी कविता के कवियों की, अपने बात करेंगे समकालीन कविता के कवियों के बारे में, और समकालीन कविताओं के कवियों के साथ साथ बात करेंगे आज तक के कवियों के बारे में, आज क्या चल रहा है साहित्य में। ठीक है ना? बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इतिहास की विशेषताओं से संबंधित अंतिम वीडियो होगा, अर्थात कह सकते हैं कहां अपभ्रंश से लेके और कहां आज तक के इतिहास की पूरी व्याख्या आपने 4-5 वीडियो में कर दी है। इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।